User experience can be defined as the way in which a user feels, understand, and interpret a product, website, or software features of a good product. जैसे कि product should be attractive, not too complex to use, grab user attention, and user should not feel any strain to steer through its feature. So पहली चीज़ ये कि प्रोडक्ट जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं, मे बी वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई एप्लीकेशन हो सकता है, वेबसाइट भी हो सकती है। तो पहली चीज़ होती है कि उसका लुक एंड फील। अब जैसे एप्पल का, अगर आप फ़ोन खरीदने जाते हो, अगर वो एक क्लासिक पैकिंग के अंदर ना हो, उसको एक ब्राउन आपको एक बॉक्स में पैक कर दिया जाए, तो उसकी अपील ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एप्पल की या सैमसंग की जब आप पैकेजिंग देखते हैं, तो फ़ोन जो हम लोग अंदर एक्सपीरियंस करने वाले, उसकी एम्बॉसिंग भी बॉक्स के ऊपर होती है। नोटिस किया कभी? जिसको हम बोलते हैं यूवी प्रिंटिंग। यानी कि आप जब उसको टच करोगे तो आपको फील वैसे ही मिलने वाला है जैसा सेम हमें अंदर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, बहुत सारे मार्केट में ऐसे ब्रांड हैं जिनके स्टोर एग्जिस्ट नहीं करते, बट वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं एक नेटवर्किंग चेन के थ्रू, जैसे फॉरएवर या जैसे ओरी फ्लेम, नाम सुना हो अगर। ठीक है। अब ये जो ब्रांड है, ये किसी स्टोर पर नहीं मिलता, बट काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है इनके। तो इनके क्या होते हैं, लोग मेंबर्स बनते हैं। ओ, हाँ, एक तरह से। लेकिन प्रोडक्ट नो डाउट बहुत एक्सेलेंट होते हैं। ठीक है। अब जैसे वेला वीटा ने क्या करा कि परफ्यूम अगर किसी को खरीदना है, तो वो इतना महंगा क्यों खरीदे। उन्होंने बनाया टेस्टर, कि भाई उनके 15-16 जो भी उनके पास परफ्यूम्स हैं, उन्होंने 200-250 रुपये एक टेस्टर डिज़ाइन किया, सारे उसमें डाले और यूज़र को दे दिया। और जिसको जो पसंद हो अपने हिसाब से वो अपना ऑर्डर कर लो। यानी कि अच्छा, एक अच्छा मूव है। अब ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं अपना ब्रोशर। तो इन्होंने पेपर में ही परफ्यूम डाल दिया। और कमाल की बात यह है कि वो परफ्यूम दूसरे परफ्यूम के साथ ब्लेंड नहीं होता। तो जब आपको कोई परफ्यूम बाय करना है, तो आप मैगजीन खोलिए, उसको आप वहाँ से एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि उसकी फ्रेगनेंस कैसी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसका इनका कोई टेस्टर नहीं आता है। तो इन्होंने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया अब से 10 साल पहले, और आज तक वो कॉन्सेप्ट इनका हिट है। ठीक है। अब परफ्यूम जो होता है ना, वो क्या होता है, अगर ओपन एरिया में एक्सपोज में आता है तो बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाता है। लेकिन बुक तो हमेशा बंद रहेगी, जितनी देर के लिए खुलेगी उतनी देर के लिए वो काम करेगा। तो इस तरह से इन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला। एक और फॉरएवर आता है ब्रांड। एक और आता है आपका, खैर उसके ऊपर तो वो तो एक कॉन्ट्रोवर्सी में भी चला गया। एक आपने नाम सुना होगा, एमबे। ठीक है, देखे ना उसके प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में। सुना नाम, नहीं सुना आज तक? नहीं सुना। तो ये ना वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस कंपनी है, बट ये ना हाल फिलहाल में किसी कंट्रोवर्सी में गई थी लास्ट 2 से 3 साल पहले। तो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं कि इनके ऊपर क्या चार्जेस लगे थे उस चीज़ को लेकर। ऐसे एक फॉरएवर आता है, ये। ठीक है, तो ये दो ही बेस्ड है बेसिकली कंपनी है। इसकी भी नेटवर्किंग मार्केटिंग यहाँ पर चैन चलती है पूरी। इनके भी प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन ये भी किसी ना किसी चार्जेस में आ चुके हैं। बट और ये फिल्म का आज तक का एकदम नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड रहा है। सो हम यहाँ पर क्या बात करें, जो भी आप डिज़ाइन करें वो पहली चीज़ क्या है, अट्रैक्टिव। उसका गुड लुकिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप सामने वाले की अटेंशन ग्रैब कर पाओगे उसमें। दूसरा, जब अगर कोई पर्सन उसको एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल। ठीक है, कि आप नेक्स्ट 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 करते जा रहे हैं और आपका काम होते जा रहा है उसके अंदर। और यूज़र जब उसके फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए उसके अंदर। सो क्या है कि अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज़,
स्पेसिफाई यूजर रिक्वायरमेंट, डिजाइन सॉल्यूशंस एंड इवेल्युएट अगेंस्ट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ से अगर आप इवेल्युएट करते हैं, प्रॉब्लम लगता है, तो वापस से आप क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, फिर से सॉल्यूशंस, फिर से अगेन रीइवेल्युएट करेंगे। या फिर यहाँ से आपको वापस से फिर से स्पेसिफाई यूजर रिक्वायरमेंट पाना पड़ेगा, या फिर यहाँ से आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये स्टेप आप प्रॉपर फॉलो करते हो तो आपको सिर्फ एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा। अगर लेस रिसर्च के साथ जाओगे तो पूरा बना के वापस लौट के आओगे, यानी कि अगेन आपका टाइम इन्वॉल्व हो गया, जो भी पर्सन इसके ऊपर काम करेगा। तो अगेन एक आपका ROI का लॉस होगा उसके अंदर। जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ना कि जितनी बार उसके अंदर करेक्शंस आएंगे, टीम को हर बार तो उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, और कॉस्ट फिक्स है। तो जब कोई सी ब्रांड के लिए हम लोग काम करते हैं तो फिक्स होता है भाई 20 लाख रुपीज़ में ही डिज़ाइन होगा, अब तुम उसका जैसे मर्जी बनाओ। या जैसे एग्जांपल के लिए आपका कोर्स एरिना के अंदर कि भाई आपसे 1.5 लाख रुपए चार्ज किया जा रहा है, अब वो टाइमलाइन जो आपकी दी हुई है कोर्स की उसमें ख़त्म हो रहा है या उससे ज़्यादा में, तुम्हें तो दोबारा पे नहीं करना ना उस चीज़ को। तो इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ऑन टाइम ख़त्म हो, ठीक है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आप रेगुलर अवेलेबल रहो। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ डिज़ाइन, जैसे कि गूगल का एग्जांपल, एंश्योर टेक्स्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो जैसे गूगल है, गूगल कहता है कि भाई अगर एक विजिटर सर्च के लिए हमारे पास आया है तो वो कंफ्यूज ना हो, इधर उधर ना भटके, सिर्फ उसको गूगल का सर्च फील्ड ही दिखाई दे। अब इसी के इर्द गिर्द अगर मैं बहुत सारी चीज़ें रख दूंगा तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर याहू को एक्सपीरियंस करते हैं, याहू इंडिया है ना, तो काफ़ी कुछ लगा दिया ना उसके ऊपर नीचे, क्या ज़रूरत है, जब हम सीधे सर्च की बात कर रहे हैं तो ये सब क्यों दिखाना है ना। तो गूगल में क्या होता है, ट्रेंडिंग सर्चेस यहीं पर आते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट डाल दिया उन्होंने, इन्होंने यहाँ अलग से डाला है। तो इसको मिनिमलिस्टिक बनाया जा सकता है यहाँ पर क्लिक करके, है ना। इसी तरह से और एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि इक्विप द प्रोडक्ट विद इंफॉर्मेटिव रिस्पॉन्स मैसेज। अब एग्जांपल के तौर पर एक पर्सन अगर किसी वेबसाइट में आता है और वो साइन इन साइन अप अटेम्प्ट करता है, अब मान लीजिए कि अगर वो कोई गलत स्टेप यहाँ से फॉलो करे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, चलिए, तो अब जैसे यहाँ पर अगर कोई हम गलती कर रहे हैं तो पता चलना चाहिए कि भाई फॉल्ट क्या है। तो जैसे हम लोग रिक्वेस्ट OTP कर रहे हैं तो पता चल रहा है ना कि ये मिसिंग है, या तो वैलिड ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर। अब ये फील्ड पर अगर कोई एरर ही ना आए तो एंड यूजर को पता नहीं चलेगा। अब जैसे हम लोग क्या है कि भी आज के डेट में बहुत ज़्यादा सेल फोन या कंप्यूटर लैपटॉप चला रहे हैं, तो हमें तो पता है कि ये यहाँ क्या डिमांड है। एक लेमेन अगर आ जाए उसे तो नहीं पता होगा ना, तो हमें हर किसी का सोच के चलना है। आप खुद से एज्यूम नहीं करेंगे कि भाई ये वाला जो पार्ट है आपका वो यूज़र खुद से अंडरस्टैंड कर लेगा, ठीक है। एक एग्जांपल है इस तरह का छोटा सा, यानी कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वहाँ पर इनकरेक्ट फॉर्मेट बताओ, ईमेल आईडी अगर गलत लिख दिया है, या फिर जैसे ही आप फील्ड पर जाते तो वहाँ पर लिखा है एंटर अ वैलिड एड्रेस टू यूज़ योर एप्पल आईडी, है ना। तो वैसे यहाँ पर फ्लिपकार्ट के अंदर भी एक एरर क्रिएट होता है, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। इसको हम लोग वैलिडेशन बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट से लगाई जाती हैं चीज़ें। बट किस कलर में आएगा वो UX है। तो जैसे तुम लोग बूटस्ट्रैप पढ़ चुके हो ना, तो बूटस्ट्रैप में हम लोगों ने, तुम्हारा नहीं हुआ तो तुमने पढ़ रखा होगा सक्सेस वार्निंग डेंजर, है ना, सारी चीज़ें पढ़ी हुई ना, तो वो इसीलिए डिज़ाइन है इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेनिंग द सेम UX थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म, यानी कि मोबाइल हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, हर जगह पर लुक एंड फील एक जैसा होना चाहिए। तो थीम चेंज नहीं हो रही है, भले से कंटेंट की प्रेजेंटेशन बदल रही है बट थीम हमारी क्या है वही है। अलग अलग डिवाइस पर आप उसको चेंज नहीं करेंगे, तो कंसिस्टेंसी आपने अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स मेंटेन रखना। प्रोडक्ट शुड बी फन टू यूज एंड एट द सेम टाइम यूजफुल। अब
जैसे कि हम लोग मोबाइल मोड में आ गए, जैसे देख तो एग्जांपल के तौर पर यूट्यूब की बात करें अगर, जो लोग चैनल वगैरह बनाते हैं अपना तो उन्हें पता रहता है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो भी आप बैनर इमेज डालोगे उसका एक डायमेंशन मेंशन है, ठीक है, और क्या लिखा है 6 MB और लेस। अब लोग गलती क्या करते हैं, वो क्या करेंगे यहाँ जाके पूरा इसको बड़ा सा डिज़ाइन कर देंगे, लेकिन मोबाइल में तो इतना स्पेस नहीं होगा, है ना। आपको क्या करना है कि डिज़ाइन जो करना है वो बिल्कुल स्क्रीन के मिडिल में रख के करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं, शायद हमारे पास होना चाहिए, यस, वीनस की महादशा पार्ट 2। चलिए तो यहाँ देखो, और यहाँ पर जैसे कि डिज़ाइन है बैनर, ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है, टीवी होगा वहाँ पे एकदम परफेक्ट है, डेस्कटॉप होगा या लैपटॉप या मोबाइल होगा वहाँ पर भी परफेक्टली फिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, बैक करेंगे, ये और चैनल पर आइए, इंफॉर्मेटिव पार्ट जो है वो सिर्फ, वीनस की महादशा पार्ट 2। ये सिर्फ मिडिल में डिज़ाइन है, स्क्रीन कितनी बड़ी हो ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा उस चीज़ को, ठीक है। हाँ, तो एक्चुअल में जो इमेज है काफ़ी बड़ी है, ठीक है, देख रहा बड़े टीवी स्क्रीन के हिसाब से भी डिज़ाइन है, एक ही इमेज है लेकिन, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने पूरा डिज़ाइन उसी हिसाब से बना दिया, इंफॉर्मेशन मोबाइल पर भी फिट आ जाए, आपका लैपटॉप टैबलेट और आपकी लार्ज स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ क्या करते हैं, जैसे फेसबुक का बैनर बनाते हैं, कट रहा है, जैसे एग्जांपल दिखा दो, शायद लाइव मिल जाएगा देखने के लिए अगर बदला नहीं होगा तो। पहला देख लो प्रॉब्लम, है ना, लोगों क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया इसके अंदर, ये हमारा ऑफिशियल पेज है, ऊपर देख रहे हो कट गया क्योंकि हमें सही साइज नहीं पता, ठीक है, यहाँ देख रहे हो पता ही नहीं चल रहा क्या लिखा है, रीत विहार दिखाई दे रहा है और रीबो भी नहीं दिख रहा है, ईत दिख रहा है ना। तो ये लोगों के साथ गड़बड़ की। अब ऐसे मैंने भी देखो बनाया हुआ है सिखाने के लिए, तो फेसबुक ओपन करता हूँ, ये मेरा बनाया हुआ पेज है, इसको ज़रा ओपन करेंगे, इस वाले को हटा दो, एंटर, लॉगिन, और यहाँ से हम आएंगे अपने पेज के ऊपर, दिखाई दे रहा प्रॉपर, सारी चीज़ें क्लियर हैं, कुछ कट रहा है
इसमें कहीं से कहीं तक, है ना? तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अभी मान लो ये लोगो कट रहा है या जो इन्फॉर्मेशन लिखा है वो कट जाए, तो पेज का कोई सेंस नहीं रहा फिर उस केस में। और जबकि हमने उससे ज़्यादा मैटर डाला हुआ है, ठीक है, ये हमारा साउथ एक्सटेंशन का है। अच्छा, ये हमने बंद कर दिया, प्रीत यार कहीं लाइव है फिलहाल। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या बोलते हैं, जो आपका बैनर होता है ना, वो आपका साइनेज होता है। जैसे आपकी कोई स्टोर है, कोई शॉप है, तो बाहर होर्डिंग लगाते हैं ना हम लोग, एक साइनेज लगाते हैं। अब साइनेज सोचो कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, तो कितना अजीब लगेगा, है ना? तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस पे भी आप डिज़ाइन कर रहे हो, चीज़ों को इस तरह से बनाओ कि कोई तो इन्फॉर्मेशन हाइड ना हो, कट ना हो। हाँ, सब अलग अलग हो। सो यूजेबिलिटी इन डिज़ाइन, usability can be described as an index showing the level of interaction a user experiences with a website, software applications and other similar user interface. तो हम लोगों ने डिस्कस किया था यूसीडी, यूजर सेंटर डिज़ाइन। So, user centered design is a way of looking at how any tool, such as a website or application user interface, is perceived and used by human user and developing the design in accordance to that. A system ranks high in usability provided it जैसे कि makes learning, using and remembering, ठीक है? अगर डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा तो एक यूज़र को उससे यूज टू होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब आज आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे, 2-2 साल के, इंस्टाग्राम या फेसबुक बड़े आराम से चला लेते हैं। उसके पीछे की यही रिसर्च है, यानी कि उन्होंने इतना इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया कि यूट्यूब के ऊपर जब आप कोई कंटेंट डालने जाते हो तो क्या वो चाइल्ड पॉलिसी के लिए है या किसके लिए है। मतलब ये नहीं, प्लेटफॉर्म ये नहीं सोचता कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। उन्होंने डिज़ाइन ऐसा रखा कि छोटा जब स्वाइप अप करता जाता है उसे पता है कैसे चलाना है, उसको ये पता है कैसे शेयर करना है, उसको ये पता है कहाँ जाके मुझे सर्च करके चीज़ें निकालनी है। सब कर लेते हैं बच्चे आज की डेट में, ठीक है? तो यानी कि उसको याद करना बहुत आसान हो गया ना। अब जब से ये मिनिमलिस्टिक टीवी का रिमोट आए हैं, घर में अगर तुम्हारे स्मार्ट टीवी है, छोटा सा बच्चा बड़े आराम से चला लेता है। 2 साल के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, उसको पता है कहाँ से म्यूट होता है, कहाँ से ऑफ होता है। क्योंकि बच्चों की मेमोरी पावर कंपैरेटिवली हमारे ना बहुत शार्प होती है, क्योंकि वो है ब्लैंक हार्ड ड्राइव और हम हैं लोडेड पहले से बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ हम लोग इंटरनली जूझ रहे होते हैं। 10 चीज़ें, जब आप बेड से उठते हो 10 चीज़ें चालू हो जाती हैं तुरंत। जब जॉब करोगे तो ये और कॉम्प्लेक्शन बढ़ेगा, मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही होंगी एक साथ कि घर से टाइम से तैयार होकर भी निकलना है, ऑफिस जाके ये काम भी करना है, प्रेजेंटेशन भी बनानी है। बच्चे को इतना नहीं सोचना है, वो तो एक बार जो उसको बोल दोगे ना लॉक, सीधे सेट उसके दिमाग में, उसको नहीं सोचना। अच्छा बोलोगे तो भी रिकॉर्ड, गलत बोलोगे तो भी रिकॉर्ड कर लेगा। अब तो ये सोचो कि 2 साल का बच्चा बोल नहीं रहा है लेकिन वो सीख सब रहा है, ठीक है? आपके जेस्चर से, आपके एटीट्यूड से, अगर आप गुस्से में बात करोगे वो भी वो सीख रहा है, अच्छे से बात करोगे वो भी वो सीख रहा है। क्योंकि ये होती है खाली ब्रेन की पावर, यानी कि नया नया वो जब खाली है ना, वो बड़े क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होता है हर चीज़ को। आज की डेट में 9 महीने का बच्चा, साल भर का भी नहीं होता ना, वो गैजेट से फ्रेंडली होना स्टार्ट हो जाता है। उसको ये पता है कि अगर पेरेंट्स बराबर बैठ के फ़ोन चला रहे हैं तो इसमें ऐसा क्या है। अभी तो वो उस हालत में नहीं कि पकड़ पाए, चला पाए, लेकिन जिस दिन वो सबसे पहले अपने को संभालेगा वो उसी में लगेगा, भाई ये दिखाओ ये क्या चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते। हैज़ अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स ह्यूमन एरर्स एंड अपीलिंग टू यूजर, प्रिंसिपल ऑफ यूजेबल डिज़ाइन, यूजफुलनेस। जैसे यहाँ पर आप देखोगे एक हमारा स्क्रिप्ट बना हुआ है, जैसे कि
this will help you in your work. The most usable hammers in the world. तो कहता है that's nice but I don't need it. तो वो कहते हैं I'm a dentist. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यूजेबिलिटी उसके लिए नहीं है उस चीज़ की, है ना. सो वैल्यू, users should recognize that the system has been designed to supply them with all the essential tools and meet their actual requirements. Relevance, the data and tasks in the system should be opt for user action and situation. तो क्या करा गया है आज की डेट में, जैसे यहाँ पर हम लोग अगर टूल्स का एक एग्जांपल लें, मैं डेंटिस्ट को थोड़े से क्या करना है, सीरीज उसके पास अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं. तो देखते हो बहुत सारे टूल्स मार्केट में ऐसे हैं जो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. जैसे पहले क्या होता था, एक खाली डेडिकेटेड स्क्रू ड्राइवर आता था. आज की डेट में उन्होंने वही स्क्रू ड्राइवर को इतना मल्टीपर्पज बना दिया जिसका जवाब नहीं. जैसे कि अगर आपको फ़ोन खोलना हो, हाँ, तो जो लोग घर के लिए खरीदते हैं तो उसी के अंदर आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हो एक ही मशीन के अंदर. तुम्हें बटरफ्लाई कर रहा हूँ, तुम्हें क्रंचिंग कर रहा है, इंक्लाइन रिक्लाइन सब है उसके अंदर दिया हुआ. तो उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट, भाई घर में बंदे के पास इतनी जगह तो है नहीं, एक ही जगह पे लगा के सारे काम हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भी कोई भी चीज़ आज आप बना रहे हो उसको ऐसा डिज़ाइन करो कि किसी ना किसी के यूज़ में किसी तरह से फिट हो जाए, है ना. तो जैसे मैंने स्क्रू ड्राइवर का आपको एग्जांपल दिया, तो वही हम लोग बात करें डिज़ाइन की, कि डिज़ाइन इतना रेलेवेंट होना चाहिए कि मतलब कि हर किसी बंदे की वो निश में आना चाहिए. और जैसे एग्जांपल, सो प्रिंसिपल ऑफ यूजेबल डिज़ाइन कंसिस्टेंसी. जैसे यहाँ पर आप देखो अगेन एक स्क्रिप्ट है, हनी कुड यू स्टॉप ऑब्वियसली रिडिज़ाइनिंग दी किचन. ठीक है, यहाँ पे आई कांट फाइंड दी स्पून्स अगेन. ठीक है, तो यहाँ पर वो सामान नहीं ढूंढ पा रहा उसके अंदर. तो यानी कि कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, द प्लेटफॉर्म एंड सूट ऑफ प्रोडक्ट हैव should have appropriate standards and convention. Actions, terminologies and commands must be constant across an application. Example, अब जब कोई UI UX डिज़ाइनर होता है ना, वो कहता है कि जब मैं कोई वेबसाइट बनाऊंगा तो हर बंदा साइन इन साइन अप राइट साइड पे रखता है, मैं उसे बदल दूंगा. बदल दोगे तो यही होगा, ढूंढते रहो कहाँ गया. ठीक है, कि भाई इस वेबसाइट में साइन इन साइन अप नहीं है. इसको ऐसा समझो कि जब कोई पहली बार कंप्यूटर चलाता है तो हर बंदा अपनी लाइफ में एक या दो बार ही बोलता है इसमें ये बटन नहीं है, लेकिन होता है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम ढूंढ रहे हैं, है ना. तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ यूजेबल डिजाइन, simplicity, the system design should get rid of unwanted, unrelated and untidy features. Visibility, the most widely used option for a task should be easily noticeable and the other options should be quickly available. Self-evidency, the design of a system should facilitate the suitable and users to be able to use the system without any instruction. तो यानी कि डिज़ाइन का जो फ्लो है जिसको बोलते हैं वर्क फ्लो, वो एकदम लीनियर होना चाहिए. ये नहीं कि एक चीज़ बड़ी आसानी से मिली, दूसरी चीज़ के लिए हासिल करना पड़ रहा है, कहाँ है नहीं पता. तो जितने भी ई कॉमर्स को डिज़ाइन किया गया उन्होंने ऐसा बनाया कि बंदा एक बार प्रोडक्ट पर टैप करता है तो ऐड टू कार्ट से लेके चेकआउट तक का प्रोसेस एकदम लीनियर है, उसमें उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, है ना. और वही चीज़ को आप ऐड टू कार्ट तो हो गया, उसके बाद में आप यूज़र को गायब कर दो, कहाँ गया कार्ट. ठीक है, देखते हैं कार्ट का सिंबल लगाया होता है ऊपर. एक तो होता है कि इमीडिएट बाय नाउ, एक होता है कि कार्ट के ऊपर नंबर बढ़ते जा रहे हैं और आप टैप करोगे तो नंबर ऑफ आइटम्स आपके सामने आ गया. आप सोचो वो लगाया ही ना जाए तो क्या होगा, ढूंढते रहो कहाँ गया कार्ट. ठीक है, या कार्ट टेम्परेरी आया लेकिन मैंने 2-3 आइटम लिए, उसके बाद में क्या हुआ, अपना भी डाइल्यूट हो गया, डिसॉल्व हो गया ऑप्शन. तो आज की डेट में वेबसाइट में चल रहा है इस तरह का ऑप्शन, बट कार्ट का एक आइकन रखा जाता है टॉप में इसी वजह से कि अगर सिंगल आइटम है तो डायरेक्ट चेकआउट हो गया, मल्टीपल आइटम है तो वो कार्ट में जाके फिर फाइनल चेकआउट कर ले बंदा. प्रिंसिपल फॉर यूजेबल डिज़ाइन, पहला क्या है यहाँ पर कम्युनिकेशन में, जैसे कि फीडबैक, द फीडबैक गिवन टू यूजर्स शुड बी क्लियर एंड वेल टिम्ड. देन
structure information should be structured, and sequencing a set of actions should be arranged in a way such that the actions have a start, middle, and end, and helps and documentation. The guideline provided should assist in user task and should be kept briefing. So जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख रहे हो, there are no direct flights on Wednesday, so doesn't know this and have not told her. यहाँ पर आप देखो 13 hours, it doesn't take 13 hours to get to यहाँ से थी वाई स्काई स्कैनर शोइंग मी दिस रविश. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं. तो क्या है कि जब आप कोई फ्लाइट वगैरह का जैसे देखते हो मैकेनिज्म, या चलो उसको छोड़ देते हैं, हम ऑल ओवर की बात करते हैं. तो आप लोग अगर कभी कैब बुक करते हो तो ये प्रॉब्लम जनरली हम लोग फेस करते हैं कि भाई आपको अलग अलग एप्लीकेशन में जाके चेक करना होता है कि भाई किसका क्या प्राइस है. तो किसी को एक आइडिया आया, उसने क्या करा कि एक कंबाइन ऐप बना दी, कि यानी कि आपको ओला उबर जो भी इन ड्राइव वगैरह है दिल्ली एनसीआर जो चलती हैं, तो उसको एक ही एप्लीकेशन में आप देख सकते हो. और उससे क्या होगा, आपको सही पता चल जाएगा कौन कितने कम में आपको ऑफर कर रहा है. जैसे फ्राइक ऐप है, मैं नाम बोल रहा हूँ. वेब ऐप चलाते हैं, कैब प्राइस कंपेयर, ये रहा कैब कंपेयर के नाम से. तो यहाँ पर आप देख रहे हो उबर, ओला, मेरू. मेरू सबसे पुरानी कैब, इसके बाद में इंट्रोड्यूस होता है रेडियो कैब. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वन गो में एक ही जगह पर प्राइस कंपेयर कर सकते हो, कौन कितने में आपको राइड दे रहा है, और यहाँ से फिर आप डायरेक्ट उस पर टैप करके उस कैब को बुक कर सकते हो. तो इसको ना एक कैब कंपेयर के नाम से सर्च करना, प्ले स्टोर पर मिल रहा है कि नहीं ऐप जरा. है ना, एक बार इंस्टॉल करना. यहाँ पर आ गया टैक्सी कैलकुलेटर, कैब कंपेयर. तो आपने अपनी ऐप डाल के रखनी है अपने फ़ोन के अंदर, मल्टीपल सब में लॉग इन करके रखो, और ये अपने आप आपको दिखाएगा, और टैप करके डायरेक्ट आप बुक कर सकते हो उसके अंदर. तो मतलब आपको टेंशन नहीं कि पहले यहाँ पर लोकेशन बताओ, उसमें जाके अलग लोकेशन बताओ, एक ही जगह पे लोकेशन बताओ, सीधे बुक करो, काम खत्म. तो इससे क्या हो रहा है, एंड यूजर का पैसा भी बच रहा है, टाइम भी बच रहा है. हाँ, एक प्रॉब्लम है एप्पल वालों के लिए खासकर, कि एप्पल वाले जब भी बुक करेंगे उन्हें तो महंगी पड़ने वाली है. एप्पल के लिए हर चीज़ महंगी आती है. ठीक है, अगर एक कैब आपको 300 रुपये समथिंग की है, तो एप्पल वाले को 370-80 रुपये की पड़ेगी. हर चीज़ एप्पल वाले को महंगी मिलती है. इवन आप जेप्टो से भी सामान खरीदोगे वहाँ भी महंगा मिलेगा आपको. ठीक है, सीधा सा कंपैरिजन. भाई महंगा लिया है तो महंगा पे करो, फर्जी जिंदगी जियो. स्टैंडर्ड है ना. तो बेचारे आज की डेट में ना, जब से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट तो बहुत पहले का है, मैंने लास्ट ईयर रिसर्च किया था इसके ऊपर. तो वो क्या था, जो जिनका मैंने भी आपको चैनल दिखाया था, ये लोग ये एप्पल यूज़र ही है, मतलब पूरा इकोसिस्टम है इनके पास. तो इन्हें यूट्यूब प्रीमियम चाहिए था. अब इन्हें यूट्यूब प्रीमियम एप्पल में ट्रायल के लिए भी नहीं मिल रहा था, और मेरे एंड्रॉयड पर ट्रायल भी अवेलेबल था. सैमसंग के लिए फ्री है, सैमसंग के लिए स्पेसिफिक फ्री बनाया है. अंदर जाके सेटिंग आती है, वहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हो, हो जाता है. हाँ, उसके अंदर है सेटिंग में जाके ना, आप ऐप को बंद भी अगर कर दो तो भी म्यूजिक चलता रहेगा. हम जैसे लोगों को पे करके चलाना पड़ेगा. सैमसंग में भी ना महंगे फ़ोन में है, वो सब में नहीं है.
फ्लैक्शन में है। खैर हर चीज़ का ऑप्शन आता है, जुगाड़ सब में हो जाते हैं, लेकिन एप्पल के लिए कुछ नहीं हो सकता। एक साल की वारंटी पूरी तरह, फिर जो मर्जी करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरर प्रिवेंशन एंड हैंडलिंग। कीज फॉर एरर सर प्रिवेंशन। आपका रिकॉर्ड चल रहा है क्या? हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। आवाज़ नहीं आ रही होगी ना मेरी आज? आवाज़ आ रही है नहीं? सर आ रही है, आ रही है। एरर प्रिवेंशन एंड हैंडलिंग। सो कीज फॉर एरर प्रिवेंशन एंड हैंडलिंग आर, जैसे कि फॉरगिवनेस, एरर रिकवरी एंड अनडू एंड रीडू। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, एक एंड यूज़र को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ एरर आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? सेल्फ डिस्ट्रक्टेड मोड एक्टिवेट। ठीक है, तो क्या है कि efficiency in case of regular use, shortcuts in case of regular use and user control in case of expert use। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के आपके कंट्रोल्स होते हैं। तो जैसे आप देखते हो कि अगर हम इसी का ही एग्जांपल है डिजिटल एडिशन का, तो यहाँ पर मुझे इसके पेजेस अगर देखने हो तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, ठीक है? और इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल है स्लाइड्स में पता चल जाएगा इसके अंदर। इसी में अगर आपने इसको ऐप को बंद कर दिया और आप चाहते हो मुझे कल को यहाँ से ही मिले, तो फिजिकल बुक में तो क्या था, बुक मार्क लगा देते हैं। इसमें भी इन्होंने बुक मार्क भी यहाँ दिया हुआ है, यानी कि ये याद रखेगा कि मैंने लास्ट कहाँ तक पढ़ रखी है किताब। समझ गए ना? क्योंकि मैं बंद कर दूंगा इसको, कोई दूसरी बुक खोलूँगा तो भूल जाएगा, लेकिन अगर आपने बुक मार्क कर दिया तो उसको याद रहेगा। यूजेबिलिटी है ना, अब ना लगाया जाए, फिर आप ढूंढते रहोगे मैंने कहाँ तक पढ़ा था किताब को, फिर अचानक अच्छा हाँ यहाँ तक कर रखा है हमने। तो आइडिया पे क्यों चलना, कंफर्म चीज़ होनी चाहिए। तो जैसे हमने इसको यहाँ पर बुक मार्क लगा दिया, इस जगह पर लग गया, बैक कर दो। अब आपने कोई दूसरी किताब ओपन कर ली अपनी एग्जाम्पल के लिए, हमने इसको बंद कर दिया, यहाँ पर स्क्रॉल कर दिया, ठीक है? नाम ध्यान रखना, बेसिक्स ऑफ यूजेबिलिटी, और इसमें लोगों ने अप्रोचेस टू यूजेबिलिटी। अब हम वापस से आते हैं किसमें, कहाँ से शुरू हुआ, एग्जैक्ट वहीं से जहाँ पर हम लोगों ने इसको बुक मार्क किया था। तो ये फ़ायदा होता है, तो जब भी आप कोई चीज़ डिज़ाइन करते हो तो एंड यूज़र का सोच के चलो कि भाई उसके पास सो मैनी बुक्स हैं, उसको ढूंढना ना पड़े। तो देखते जो डायरी मिलती है हमारी, जब कोई कोई फ्रेश न्यू ईयर स्टार्ट होता है, तो उसमें एक रिबन होता है अंदर, वही होता है बुक मार्क बेसिकली। ठीक है, तो आज की डेट में स्टाइलिश बुक मार्क भी मिलते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, आप खरीद सकते हो अलग से। तो पहले के टाइम में देखते थे लोग बुक में मोर पंख रखते थे, वो बुक मार्क ही होता था। वो बुक मार्क का एग्जाम्पल था एक। अच्छा, उसी से याद आया, तो पहले के टाइम में हम लोग ना मोर पंख से लिखते भी थे, ठीक है? तो हमारे यहाँ पर जो चलता है वो होता है लेफ्ट टू राइट, और जो अरेबिक है या उर्दू है वो चलती है राइट टू लेफ्ट, ठीक है? तो अरेबिक और उर्दू डायरेक्ट पेपर पर या ताम्रपत्र पर नहीं लिखा गया, हमारी हिंदी लैंग्वेज जो है, जो कि पहले संस्कृत हुआ करती थी, वो लिखी गई। तो हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते थे। अब उर्दू अरेबिक में क्या होता था कि आपका पहले ना वो चीज़ल जो बोलते हैं हम लोग, कहते हैं ना, तो हथौड़ी और छेनी, उससे लिखी गई पूरी। तो उसमें बेसिकली चलता था राइट टू लेफ्ट का कॉन्सेप्ट, और हमारे यहाँ चलता था लिखने वाला, हैंड राइटिंग वाला, तो इसलिए चलता हमारा यहाँ से लेफ्ट टू राइट। तो ब्रिटिश ने भी कभी ना इसका इस्तेमाल नहीं किया, मतलब उन्होंने कहीं उसको एनग्रेव नहीं किया, मतलब खुदाई करके नहीं लिखा किसी चीज़ के ऊपर, तो वो लोग भी हमेशा से पेन से ही लिखा उन्होंने। तो यूएस, यूके या इंडिया, सिर्फ अरेबिक को अगर छोड़ दो तो सारी की सारी जो है, और हाँ आपकी ग्रीक जो है वो भी खुदाई करके लिखी गई है। जो देखते ना इजिप्शियन की जो लैंग्वेज है वो भी आपकी उसी चीज़ से लिखी गई है पूरी। तो जहाँ पर भी छेनी हथौड़े का इस्तेमाल हुआ वहाँ चलती है राइट टू लेफ्ट, ठीक है? और जहाँ पर इस्तेमाल हुआ आपका इसका पेन का या कलम का
नुकसान होगा। ऐसे नहीं चला सकते क्योंकि राइट हैंडी लोग ज़्यादा होते हैं ना, लेफ्ट हैंडी कम होते हैं, तो कैसे करोगे? या फिर उल्टा बैठ के लिखो, वो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये था इसके पीछे का एक्चुअल कॉन्सेप्ट की उल्टा लिखने का और सीधा लिखने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। हमारे यहाँ हिंदी को कभी दीवारों पर नहीं लिखा गया, बहुत बाद में करा गया वो सारे काम। बट पहले के टाइम में तो पहले सबसे पहले हमारे यहाँ जब पेपर नहीं होता था तो पत्ते पर लिखा जाता था, और जिनकी लाइफ बहुत लंबी लंबी हुआ करती थी। ताम्रपत्र बोलते थे उनको। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एफिशिएंसी, जो कि रेगुलर यूज़ में है, उस केस में हमें ध्यान रखना है। शॉर्टकट्स अगर रेगुलर यूज़ में है, और यूज़र कंट्रोल कि भाई आप एक्सपर्ट बंदे हो तो जैसे देखते हो बहुत सारी फ़ोन के अंदर सेटिंग्स होती है, बहुत छोटी छोटी, वो आपको कहाँ मिल जाती है, स्वाइप डाउन या स्वाइप अप, डिपेंड करता है आपका ओएस क्या है। जैसे हमने यहाँ से इसको किया तो यहाँ से सारे हमारे बेसिक सेटिंग्स आ जाते हैं कि वाईफाई ऑन ऑफ करना है, ब्लूटूथ ऑन ऑफ करना है, फ्लाइट मोड में डालना है, क्या करना है। बट मेजर अगर आपको कंट्रोल करना हो, ठीक है, तो वो आपको एडवांस सेटिंग में जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है रेगुलर यूज़ में अगर कोई चीज़ है तो उसको बाहर रखो। ठीक है, अब ये फीचर यहाँ ना रखे जाए तो एंड यूज़र के लिए बार बार सेटिंग में जाना, ढूंढना, फिर उसको कॉन्फ़िगर करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब एडवांस के अंदर भी एक और आता है डेवलपर मोड, कि भाई अगर आपको एंड्रॉयड की नॉलेज है और आप कंट्रोल करना चाहते हो उसको और ज़्यादा अच्छे से, तो वहाँ से आगे कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर ज़्यादातर आज की डेट में जितने भी फ़ोन है 2013 के बाद उसके अंदर ऑक्टा कोर प्रोसेसर 8 प्रोसेसर आते ही है ना। अब जितने ज़्यादा प्रोसेसर चलेंगे उतना ज़्यादा आपकी बैटरी ड्रेन होगी। तो डेवलपर मोड आपको ये फैसिलिटेट करता है कि भाई आप अगर ऐसी इमरजेंसी में कि जहाँ पर आपको बैटरी को बचाना है तो आप प्रोसेसर को भी कंट्रोल कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर से मेरा काम चल जाएगा। अब ये हर बंदा नहीं कर सकता, तो देखते हो फोन में आता है बैटरी सेवर, उसके बाद एक और आता है अल्ट्रा। अल्ट्रा में फ़ोन ब्लैक एंड वाइट, सारे मल्टीमीडिया बंद, ओनली कॉल कर सकते हैं, कॉल और टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप भी नहीं चलता उसके अंदर, क्योंकि सब में अलग अलग होता है। अब इससे होता क्या है, जब से एलईडी आया ना फ़ोन के अंदर, तो एलईडी में एक एक पिक्सल्स अलग से अपनी लाइट कंज्यूम करता है। ठीक है, तो जब पूरा ब्लैक हो गया तो ब्लैक वाले पार्ट पर लाइट कंसिडर ही नहीं होती, इसलिए फ़ायदा हो जाता है और आपकी बैटरी बच जाती है। और अगर आप स्क्रीन मल्टी कलर में देख रहे हो जैसे कि अभी एट प्रेजेंट इस तरह से, तो ये पूरा स्ट्रेंथ यूज़ कर रहा है बैटरी का इस वक्त। तो इसलिए देखते हो बहुत सारे ब्रांड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं देते। एप्पल को पता उसकी बैटरी की हालत बहुत ख़राब है, ठीक है, इसलिए उसने बहुत बाद में जाके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया। सैमसंग ने 2013 में दे दिया था, सोचो। और एप्पल अब जाके दे पाया 15 के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, उससे पहले वो दे ही नहीं पाया उसको, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने वो डाला फीचर तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन खराब हो जाएगा, बैटरी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि एप्पल की तो घड़ी नहीं चलती पूरे दिन 80-90 हज़ार वाली, आप एक्टिविटी कर लो जिम में थोड़ी सी ज़्यादा, उसकी बैटरी ख़त्म होने लग जाएगी। हाँ, उससे अच्छा जो कोई चाइनीज ले लो ज़्यादा चल जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ था कि भाई नोकिया की बैटरी बहुत लंबी चलती है, नहीं चलती थी नोकिया की, जब उसमें कुछ था ही नहीं तो लंबी चलेगी। जब लोग इसलिए गेम खेलते थे तब खत्म होती थी, 4 घंटे 6 घंटे में फ़ोन खत्म, और वो भी ब्लैक एंड वाइट होता था। तो नोकिया ने लोगों को बहलाने के लिए क्या बनाया, कलरफुल डिस्प्ले पीछे, मतलब आप डिस्प्ले की लाइट अपने पसंद के कलर की कर सकते हो। महंगा फ़ोन जब आते थे फ्लैगशिप 2004-5 के ज़माने में, तो 20-30 हज़ार रुपये के फ़ोन आते थे, उसमें आप एलईडी लाइट का कलर बदल दो, तो डिस्प्ले की लाइट से लोग उसी में खुश हो जाते थे कि लाइट बदल गई। फिर एक स्टैंडर्ड आया यूएक्स का कि भाई यूनिवर्सल कलर या तो ब्राइट वाइट कर दो या फिर लाइट ग्रीन
आपकी आंखों पे ज़्यादा आपका इम्पैक्ट ना पड़े उस चीज़ का। चलिए, सो प्रिंसिपल फॉर यूजेबल डिज़ाइन, वर्कलोड रिडक्शन एंड यूजेबिलिटी जजमेंट। तो यहाँ पर आप देखो कुछ, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कस्टमर कांट फिगर आउट आवर यूजर इंटरफेस, ठीक है, दे शुड रीड द मैनुअल। ये कहता है कि बंदा अगर वो यूआई को नहीं समझ पा रहे, उनको बोले मैनुअल पढ़ो। अब आपके आईफोन के साथ या फ़ोन के साथ या हर प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल आता है, कितने लोग पढ़ते हैं? नहीं चाहते ना पढ़ना हम लोग, उस पुस्तक को उठा के साइड में रखते हैं, सीधे चलो, ठीक है। तो मैनुअल तो आज के डेट में होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि अगर बंदा इतना पढ़ने वाला ही होता तो वो वही कर रहा होता, फिर वो कुछ और करता। तो बंदा कहता है हमारा मैनुअल जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है देन आवर यूज़र इंटरफेस, ठीक है, और मैनुअल इज मोर कंफ्यूजिंग देन यूज़र और यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो वो क्या कहता है, बॉस दे कैन यूज़ और ऑनलाइन सपोर्ट डेटाबेस, दैट्स मोर कंफ्यूजिंग देन, ये एम्प्लॉय कह रहा है बॉस को, ठीक है। तो कहता है वी हैव नो मनी टू फिक्स एनी ऑफ दैट इन सिचुएशंस लाइक दिस आई लाइक टू गो टू माय स्पेशल प्लेस, ठीक है, समडे, ठीक है, आई होप टू हैव अ स्पेशल प्लेस दैट्स बिग इनफ फॉर माय एंड प्रॉब्लम सॉल्व। यानी कि प्रॉब्लम से मुंह छुपा लिया तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मतलब प्रॉब्लम को देखो ही मत, ठीक है। तो कंपनियां ऐसे ही करती हैं कि भाई तुम दे लो, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी को आगे देखो, ये क्या, सिंपलर इजी टू यूज, नो लर्निंग का। यहाँ पे बंदा जो बॉस है वो सीखना नहीं चाहता, एम्प्लॉय कह रहा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन बॉस कह रहा है नहीं, वहाँ नहीं, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, मतलब टोपी पहना दो सामने वाले को। अब यहाँ वाला देखो, यूजेबिलिटी जजमेंट, योर यूजर रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड 400 फीचर, ठीक है। Do you realize that no human would be able to use a product with that level of complexity? Got a good point. I had better and easy to use to the list. तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है prioritize on user needs rather than list, यानी कि क्वांटिटी मत बढ़ाइए, जितने फीचर दे रहे हैं उनको यूजफुल बनाइए। देखो, एक बुक 1000 पेज की लिखना, 2000 की लिखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस बुक को समराइज करके कम में लेके आना, उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स में लिखना, वो ज़्यादा हेल्पफुल है। अब जैसे ये जो प्रेजेंटेशन देख रहे हो, ये आपकी पूरी बुक का, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, ये उसका एक निचोड़ है, मतलब कंक्लूजन, कि भाई मेजर मेजर पॉइंट हमें किन पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि भाई सीखना नहीं चाह रहा सामने वाला इंसान। यहाँ पर क्या हुआ, जब उसको फीडबैक मिला कि भाई आपकी जो लिस्ट है इतना कॉम्प्लेक्स है, तो बंदा जो है वो अपने इस लिस्ट को शॉर्ट करने के लिए तैयार है ना। छोटा कर लेते हैं इसको। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, द साइंस ऑफ कंसोलिडेटिंग एंड अरेंजिंग द कंटेंट ऑफ वेबसाइट्स, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन एंड सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर इज नोन एज इंफॉर्मेशनल आर्किटेक्चर। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईए। तो यूज़र है, कंटेंट है एंड कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। सो 8 प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, जैसे कि ऑब्जेक्ट, चॉइसेस, डिस्क्लोजर, एग्जाम्पलर, फ्रंट डोर, मल्टीपल क्लासिफिकेशन, फोकस्ड नेविगेशन एंड ग्रोथ। अगर ये स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपका इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर काफ़ी रिफाइन बनेगा और नीट एंड क्लीन होगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई ऐप देख रहे हो, उसका एक फ्लो देख रहे हो, तो जैसे आप लोगों ने देखो ना, हम लोगों ने वर्क फ्लो मैथमेटिक्स में काफ़ी बनाए हुए, ठीक है, बहुत सारे सम्स आते हैं जिस तरह के सॉल्व करने के लिए। अब हर जगह पर क्या होता है, अलग अलग बॉक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर हम सारे पूरे वर्क फ्लो में एक ही बॉक्स बना दें तो क्या होगा, समझ ही नहीं आएगा कि किस बॉक्स का क्या मतलब है। बट अगर मैंने उनको अलग कलर दे दिया या अलग शेप दे दिया तो वो पता चलेगा कि भाई किस फेज पर क्या काम होने वाला है। एग्जाम्पल,
बॉक्स का यूज हुआ है, एक जैसा बॉक्स नहीं है। दिखाई दे रहा है? यहाँ पर जो चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है उसमें एक जैसे बॉक्स, जहाँ पर चीजें बदलती हैं वहाँ पर बॉक्स का लुक चेंज हो जाता है। या और देखो एग्जांपल, ये देखो, दिखाई दे रहा है? तो जब भी हम लोग कोई इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाते हैं तो ये ध्यान रखना है सब कुछ एक जैसा नहीं, ठीक है? आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ पर एक जैसी चीज़ें होती हैं वो एक जैसी जाएंगी, जहाँ पर कुछ अलग हो रहा है, कोई डिसीजन मेक कर रहा है यूज़र या कुछ चेकआउट की बात आ गई जो मेजर कॉल टू एक्शन है, तो वहाँ पर ये बदलेंगी चीज़ें, ठीक है? तो जब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा फिग्मा के अंदर तो आपको समझ में आएगा। फिग्मा के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इसको डाला गया, फिग जैम बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है? उसमें मिल जाती है आपको चीज़ें। तो नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट एक वेबसाइट या एप्लीकेशन जब बना रहा होता है ना वो सीधे सीधे बड़ा सीधा सोच रहा होता है, सीधा सीधे बना दिया। अब वो कई बार ये भूल जाते हैं कि एक बंदा जब वेबसाइट पर आएगा ऑनबोर्ड होगा तो क्या क्या प्रोसेस होंगे, ठीक है? ऑनबोर्डिंग के अंदर, या अगर वो पासवर्ड भूल गया, ऑलरेडी मेरा एग्जिस्टिंग यूज़र है, तो क्या सिनेरियो बनेंगे, ठीक है? तो एक एक बॉक्स से मल्टीपल बॉक्सेस निकलते हैं और आपको सारे सिनेरियो यहाँ लिखने होते हैं, ठीक है? अगर पेमेंट फेल हो गया तब क्या होगा, है ना? तो उसका भी सिनेरियो बनेगा एक, कि क्या भाई आपका, आप यूज़र को सीधे एक स्क्रीन दिखाएंगे कि जहाँ पर आपका पेमेंट अगर डिक्लाइन हो गया, डिडक्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली 7 डेज में आएगा, या फिर आप मेरी कंसर्न टीम के साथ उसको रिडायरेक्ट करा रहे हो, यानी कि आप अपना कंसर्न वहाँ पर जाके सबमिट करिए, टिकट जनरेट कर दीजिए और आपके पास कॉल बैक आएगा या फिर ओवर द चैट सॉल्यूशन होगा उसका। तो आज की डेट में देखते हो जब आप कहीं कॉल करते हो कस्टमर केयर में आपको चॉइस दी जाती है कि भाई आपको बात करना है या फिर आप ये बटन दबाइए आपके पास कॉल बैक अरेंज हो जाएगा, बैंकिंग के अंदर खासकर, ठीक है? तो शायद अभी आप लोग ये एक्सपीरियंस नहीं करते हो, जैसे मेरा क्या पर्सनल बैंकिंग है, तो क्या होता है कि जब मैं अपने बैंकर को कॉल करता हूँ तो अगर वो किसी दूसरे पर्सन को अटेंड कर रहे हैं तो मैं वहाँ पर अपनी प्रेजेंस डाल कर मैंने आपको कॉल किया, ऑटोमेटिकली क्या होगा वहाँ से मेरे पास जैसे पर्सन फ्री होगा कॉल बैक आ जाएगा। लेकिन बैंक, प्राइवेट बैंकिंग के अंदर ये फीचर्स होता है, गवर्नमेंट में नहीं है। उसमें कहता है हर 10 कस्टमर के ऊपर एक बैंकर असाइन किया जाता है ताकि उनकी डे टू डे की जो भी नीड है वो आप फुलफिल कर पाओ, ठीक है? ये नहीं कि मुझे उठ के यहाँ से जाना पड़ेगा बैंक पर काम करा करूँगा, इतना टाइम नहीं है, ठीक है? कि जाएँ पूरा दिन खराब करें उसके पीछे, वो भी नहीं, सीधे अपने बैंक को बोलो भाई एड्रेस चेंज करना है, बैठे बैठे चेंज, मुझे ये करना है, ड्राफ्ट चाहिए, मेरे को नया अकाउंट खुलवाना है, जो काम कराना है ओवर दी कॉल सारे एकदम वीवीआईपी तरीके से हो जाता है। हाँ, उनकी कंडीशन होती है कि आप किस लेवल पर आते हो, ठीक है? तो जैसा अकाउंट आप मेंटेन करते हो वैसी सर्विसेज आपको अवेलेबल होती हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि सैलरी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग, एनआरआई, ठीक है? नॉन रेजिडेंसी ऑर्डिनरी, यहाँ से अब जैसे आप यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट खुलवाओगे उसके अंदर भी फिर बहुत सारे टाइप आते हैं आपके, ठीक है? जैसे कि क्लासिक आता है, प्राइम आता है, प्रिविलेज आता है, ठीक है? अब इनके क्या है अलग अलग कंडीशन है कि भाई आपको अपने अकाउंट को एक इतने एक्स अमाउंट से मेंटेन करना होता है, अगर वो मेंटेन करते हो आप क्वार्टरली तो आप वो सर्विस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके फिर बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं। तो समझ में आ रहा है, जहाँ भी आप देखोगे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर जहाँ पर कुछ अलग होगा वहाँ पर आपको बॉक्स डिफरेंट दिखाई देगा, ठीक है? इस तरह से तो समझेंगे जब हम लोग बनाएंगे। अच्छा, इसको किसी में भी बना सकते हो, जैसे अगर आपको MS ऑफिस आता है उसमें भी बन जाता है, ऑफिस में भी बना सकते हो उसको, वहाँ पर भी बनाना आसान है, सिखा देंगे कैसे बनता है। ये अपना फिग जैम वाला है, ठीक है? जैसे प्रोजेक्ट से सिनेरियो निकले, व्यू, व्यू में क्या स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज पर जाना है, या जैसे शॉर्ट कर रहे हैं या फिल्टर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट कर दो, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पेज, है ना? इसके बाद क्या होगा, सेव या डू नॉट सेव, है ना? आगे का एक सिनेरियो बन सकता है।
तो इस तरह से पूरा लिखना पड़ता है एक एक चीज़ को, तो बहुत बड़ी एप्लीकेशंस बनती हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। पहला क्या है, कंटेंट शुड बी असेंबल्ड एंड लेबल्ड, यानी कि जैसे अगर हम लोगों ने कार्ड्स बनाए तो उनकी शॉर्टिंग हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है। साइट मैप एंड नेविगेशन राउट, ठीक है, शुड बी आउटलाइन एंड टेस्टिंग विद यूजर। तो जैसे एक मैं आपको साइट मैप जनरेट करके दिखाता हूँ। साइट मैप क्या होता है, जो हम लोग गूगल को बताते हैं कि हमारी साइट में नंबर ऑफ कितने पेजेस हैं और यूज़र उनको किस तरह से विजिट करेगा। दूसरा, द सेम में हम एक्सएमएल फॉर्म में गूगल को बताते हैं कि भाई हमारा जो ऐप है या जो वेबसाइट उसका वर्कफ्लो किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ लिखते हैं HTML साइट मैप जनरेटर, ठीक है। इसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट का विजुअल साइट मैप बना सकते, दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो तो यहाँ आते हैं और किसी एक वेबसाइट का यहाँ पर नाम डाल देते हैं, जैसे कि मैं इसका ही डाल देता हूँ। तो देखो इसने URL फाउंड करना स्टार्ट किया, कितने पेज प्रोसेस कर दिए, कितने क्यू में अवेलेबल है। क्या नाम है उससे आता है, तो दिखाई दे रहा है। होम पेज से यूजर कहाँ जाएगा, सर्विस, सर्विस के अंदर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की चीज़ अवेलेबल है। उसी में कंटिन्यूटी में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से प्लानिंग, हीलिंग, टैरो, वास्तु रेमेडीज, हॉरोस्कोप, न्यूमरोलॉजी, इंटीरियर, ठीक है, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट, यहाँ से ये हमारे पेजेस हैं। ब्लॉग के अंदर फिर हमारे ये पेजेस हैं, ठीक है। यहाँ से हमारी पॉलिसीज वगैरह, ये पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। तो एक वेबसाइट में जब आप जाते हो तो ये देखो होम सर्विस, सर्विस के अंदर सारी सर्विसेज दिखाई दे रहे हैं। ये देखो विजुअली हमारे बन के आ गए यहाँ पर सारे सर्विसेज, है ना। अब इसके बाद यहाँ से अबाउट ब्लॉग, ये हमारे पेज है, तो यहाँ जाके देखो अबाउट ब्लॉग दिखाई दे रहा है, कॉन्टैक्ट पेज हमारे, प्राइसिंग, सारे पेजेस अवेलेबल हैं, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट, इस तरह से। फिर ब्लॉग के अंदर कितने पेज हैं, तो ब्लॉग में जाते हैं तो इसके अंदर देख रहे हैं कुछ पेजेस हैं, और ओल्डर एंट्री पे जाना चाहे तो यहाँ से ये देखो सारे पेजेस इधर आ रहे हैं इसके अंदर। तो ऐसे ही आप अपना पूरा एक इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर जनरेट करते हो, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए जब आप कोई ऐप या वेबसाइट बना रहे हो कि मेरे नंबर ऑफ पेजेस कौन कौन से होंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ क्लियर है तभी आप एक बढ़िया सा वर्कफ्लो अपना डिज़ाइन कर पाओगे उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक वेग आइडिया में चल रहे हो कि भाई इतने रख लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं। इस स्टेज पे जब हम लोग आते हैं तो यानी कि आप बिल्कुल फाइनल हो चुके हैं कि कितने पेजेस बनेंगे, या अगर एप्लीकेशन बन रहा है तो कितनी नंबर ऑफ स्क्रीन्स बनने वाली है। जैसे एक वेबसाइट है मूविन, मूविन पर आप जाओगे तो UI UX की आपको सारी इंस्पिरेशन मिलेंगी, फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। अब इन्होंने पैसा लेना चालू कर दिया, पहले फ्री होता था। तो यहाँ पर आप देखोगे कोई भी प्रोजेक्ट जैसे Airbnb बना या Apple TV Plus है, जो भी हम लोग देख रहे हैं उन सभी को बनाने में कितनी मेहनत लगी हुई है सब पता चलेगा तुम्हें इसके अंदर। तो जैसे यहाँ से मैं लॉगिन कर देता हूँ,
सॉफ्टवेयर सोच समझ के इस्तेमाल करना है क्योंकि आपको लिमिटेड एक्सेस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो कि मुझे किस तरह की ऐप बनानी है, जैसे कि हेल्थ एंड फिटनेस, इंस्पिरेशन, बिजनेस, फाइनेंस, फूड, एजुकेशन, शॉपिंग। तो जैसे मान लो हम यहाँ पर फूड एंड ड्रिंक की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारी लोकल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी ऐप हो सकती है, ठीक है। तो आपको पहली चीज़ ये देखना है कि डिज़ाइन ज़्यादा लोडेड तो नहीं है या मिनिमलिस्टिक है, किस तरह के। तो यहाँ पर आपको इस तरह से चीज़ें मिलेंगी इसमें देखने के लिए, अलग अलग आपके यहाँ पर सारी चीज़ें। अब जो भी आप क्लिक करोगे, जैसे ऊबर ईट्स अपने यहाँ चलता है इंडिया में, एक्सपीरियंस किया कभी इसको? नहीं। अब इसको क्लिक करो। अब ऊबर ईट्स के अंदर अगर हम लोग आते हैं तो किसके लिए देखना चाहते हो, iOS या एंड्रॉयड, ठीक है। तो ऑनबोर्डिंग में कितनी स्क्रीन बनती है, ठीक है, होम पेज की कितनी स्क्रीन है, रेस्टोरेंट की कितनी स्क्रीन है, ये देखो सारी स्क्रीन है यहाँ पर। तो देखते हैं कि आप कितनी बड़ी होती है। ये तो खाली डिजाइनिंग है इतनी, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके लगा दिए इन लोगों ने, ये सारे डिजाइन बने हैं इतने, ठीक है। सिनेरियो बनाने पड़ते हैं ना सारे। तो यहाँ से आपको पूरा पता चलेगा कि अगर ऊबर ईट पर कोई आया तो यहाँ से होगा कंटिन्यू करेगा तो ये स्क्रीन आएगा, उसके बाद जब वो नंबर डालेगा तो यहाँ से नंबर कौन सी कंट्री का है, वो किसको बिलोंग कर रहा है, इस तरह से। फिर यहाँ से कीबोर्ड खुला, ओटीपी बना, ओटीपी पंच किया तो नेक्स्ट स्क्रीन, ईमेल, ईमेल एक्सेप्ट हुआ। तुम्हें भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना पड़ेगा एक एक चीज़। ये सिर्फ ऑनबोर्डिंग का यूएक्स देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये नहीं शॉर्टकट में काम उठा थी ऐसा। तो इतनी स्क्रीन खाली ऑनबोर्डिंग की, ठीक है। एक एक पार्ट सारा बनाना पड़ता है क्योंकि तुमने रफ बना दिया छोटा सा ऐसे कि ये लोग हो गया। अब डेवलपर ने कल को बना दिया, तुमने ये क्या बना दिया भाई, तुमने जैसे बताया था वैसे ही मैंने बना दिया। तो पूरा आपको डिज़ाइन क्लियरली बीइंग अ यूआई यूएक्स बना के देना पड़ेगा, एक एक चीज़। क्या साइज होगा बटन का, कितना कॉर्नर रेडियस होगा, एक एक चीज़ आप बताओगे। अच्छा, क्या कॉर्नर रेडियस मैं डिसाइड कर सकता हूँ? नहीं, हम नहीं कर सकते डिसाइड। ये यूएक्स में पहले लिख दिया गया कितना लगेगा, तो वो भी समझेंगे आगे जाके, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप लोग ना ये मोविन वेबसाइट पर जाके बताएंगे, आगे सब आएगा, ठीक है। 12 to 130 ये मैंने आपको लिंक दे दिया मोविन का, इस पर अकाउंट बना लेना, ठीक है। और आपको जिस पर भी काम करना है, ठीक है, अपना अपना कैटेगरी चूज करें। जैसे मैंने फूड का दिखाया आपको, आपको बिजनेस पे बनाना है तो एक बार एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो चीज़ों को, ये क्या क्या स्क्रीन्स लगती हैं, क्या क्या सिनेरियोज होते हैं, ठीक है। कर सकते हो बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हो, लेकिन हमें कॉपी क्यों करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी स्क्रीन है। तो कहते हैं 800 रुपये महीने में आप यहाँ से ले लो, कभी भी अपना बंद कर सकते हो। तो सीखना है तो खर्चा तो करना पड़ेगा, है ना, तभी तो जाके आप डिटेल में सीखोगे। नहीं तो बात हो जाती है XD फिल्मा, मैं हमेशा कहता हूँ यूट्यूब पर जिंदाबाद है, जाओ पढ़ो, ठीक है। लेकिन वो ये चीज़ें नहीं सिखाते आपको डिटेल में जाके भी कैसे कोई ऐप बन रही है, उसके पीछे की हेल ऑफ रिसर्च क्या है, ठीक है। तो खाली ऑनबोर्डिंग पेमेंट की 13 स्क्रीन है, माई एड्रेस की 16 स्क्रीन है, सब्सक्राइबिंग ऊबर वन की 10 स्क्रीन है, हर एक चीज़ की स्क्रीन बनी हुई है यहाँ पर। जैसे ग्रुप ऑर्डर करना है तो यहाँ पर 27 स्क्रीन बनी है उसके लिए, हर एक चीज़। तो आपको यहाँ पर जो फ्री में दिखाई देंगे 79 फ्लो दिखाई देंगे बस, यानी कि 79 स्क्रीन आप देख सकते हो। उसके बाद तो सभी ऐप के अंदर आप लिमिटेड स्क्रीन देख सकते हो, एंटायर प्रोजेक्ट नहीं देख सकते हो। बट वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है iOS, एंड्रॉयड एंड वेब के लिए, ठीक है। बाकी कहीं और ट्रस्ट मत करो, यहाँ पर उन्होंने ही डाला है जिन्होंने आपको बनाया, जिन्होंने वेब बनाई है ना, उन्होंने ही डेटा डाला है, तो इसलिए एकदम जेन्युइन डेटा है। ठीक है।
डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट्स आर, जैसे कि टी टेस्टिंग, क्लोज कार्ड एंड शॉर्टिंग, क्लिक टेस्टिंग एंड यूजेबिलिटी टेस्टिंग। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे स्टार्ट करेंगे।